नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक वाला के सिलेबस में जो 40 नंबर का पोर्शन है, जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, जिसमें दो चीज़ें शामिल है। एक तो भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स भी उसमें शामिल है। तो वो कौन सा चीज़ें, कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने चाहिए, अभी के पैटर्न के हिसाब से कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका एक वीडियो पहले ही आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट है, जो 60 नंबर का साइंस वाला पार्ट है, उसका वीडियो जो है चैनल पे पहले ही आ चुका था। और उसी के कमेंट को देखते हुए कि उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड था कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसका भी मैं वीडियो बनाऊं और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के सामने रखूं, तो उसके रिलेटेड मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। मैं उन टॉपिक को बताने की कोशिश करूंगा जो टॉपिक जो है वो अभी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके प्रयोगशाला वाले पेपर के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट में। करंट अफेयर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में आपको किन किन मुद्दों पर अभी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, किन किन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा चैनल पर, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग का क्या रिस्पांस है, आप लोगों को बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं ये वीडियो, मेरी मेहनत। तो वो चीज़ कमेंट से ही पता चलता है, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सेकेंड पार्ट जो है प्रयोगशाला परिचारक का पार्ट 2, पार्ट 1 वाला पहले ही बता चुका हूँ मैं, जस्ट करके देखिएगा, इसमें वीडियो चैनल पर डला हुआ है वीडियो। सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन है सेकंड नंबर का, सेकंड पार्ट, जो 40 नंबर का आएगा, 40 सवाल रहेंगे और वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 40 नंबर के सवाल आएंगे। वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ मैं उसको, है ना। मैं उसके जो सिलेबस है वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, दूसरा भारत का भूगोल और तीसरा ये करंट अफेयर्स। तो तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वर्तमान व्यापम के पैटर्न के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो देखो, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में आपको लिखा जरूर है, टॉपिक को दे दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे कि ये आ रहा है तो यही पढ़ेंगे। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना है आपको, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस। कल्चर वाला पार्ट लिखा हो चाहे मत लिखा हो, सारा चीज़ पढ़ना है। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, तीनों ही चीज़ पढ़ना है आपको भारत के भूगोल में। तो पहला देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हायरार्की में है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसा। तो सबसे ज़्यादा सामान्य परिचय वाला चैप्टर में आप लोग को देखना है जिला गठन। तो अब देखो, जो 5 नए जिले गठन हुए हैं, उन 5 नए जिलों की जिला गठन कब हुआ, कब अस्तित्व में आया वो जिला, क्या क्या नाम है उनका, किन किन जिलों से अलग होकर वो 5 नए जिले बने हैं, वो सारा विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। ठीक है, जो नया जिला, यहाँ पर आप नोट करिएगा, तो इसको नोट डाउन करिएगा कि नया जिला का जो गठन हुआ है मुख्य रूप से, पहले का जो जिला गठन हुआ है उसका केवल आपको याद रखना है कि किस सन में वो जिला गठन हुआ है और कौन से जिला से अलग होके हुआ है। लेकिन विशेष रूप से आप जो नए 5 जिले हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये मेरे बोलने का मतलब है। ठीक, उसका कौन किस दिन अस्तित्व में आया, किस जिले से अलग हुआ, मातृ जिला कौन सा है, वो याद करके रखेंगे एकदम। अक्षांश और देशांतरी विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ से सवाल बनते हैं। भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिला लैंडलॉक्ड, मतलब जिनकी सीमा किसी अन्य राज्यों से नहीं लगती है, वो जिले। सीमावर्ती जिले, सीमा पे कितने जिले हैं, तो भू आवेष्टित जिले देखेंगे आप 11 है, सीमावर्ती जिले 22 है, टोटल जिलों की संख्या अभी 33 है। तो वो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे इसको। और जो सीमा पे सटे राज्य हैं, आसपास कितने राज्य लगे हुए हैं, 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है, उन राज्यों से संबंधित भी कुछ देखिए, बहुत डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से 1-2 सवाल यहाँ से बिल्कुल बनने की संभावना है, तो आप ये देख के रखेंगे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा किस जिले से होकर गुजरती है, सबसे कम किस जिलों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा कितने जिलों से छू कर जाती है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु कहाँ है, वो सब चीज़ आप लोग ये फर्स्ट चैप्टर में सामान्य परिचय में कवर करेंगे। इसके साथ साथ राजकीय चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक वाक्य क्या है, राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है छत्तीसगढ़ का, है ना, ये सारा चीज़ आप लोग देख के रखेंगे। तो ये बेसिक सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है। व्यापम जो है वो 1 नंबर के सवाल में यहाँ से सवाल 1-2 सवाल डालता ही है। दूसरा है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में आप देखेंगे कि 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों को भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन भी बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक विभाजन। तो इन प्राकृतिक विभाजन में वो 4 प्रदेशों को विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। उसी के अंतर्गत नदियों को पढ़ा जाता है, उसी के अंतर्गत पर्वत पठार शामिल होते हैं, है ना।
मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, बाकी आप लोग जैसा भी पढ़े होंगे तो ये उसी में आप लोग का काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप सलीके से पढ़ते हैं तो उसको, है ना। तो उसमें जो है प्राकृतिक विभाजन के तरीके से वो 4 प्राकृतिक विभाजन को विशेष रूप से देखेंगे आप, यहाँ से सवाल बनते हैं। तीसरा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र से व्यापम पूछते ही रहता है सवाल अपवाह तंत्र से। तो जितने भी प्रकार के अपवाह तंत्र हैं उसमें से मुख्य मुख्य जो नदियां हैं उसको आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ये सारे अपवाह तंत्रों को पढ़ेंगे, है ना। और अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही नदी में जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको ध्यान रखेंगे, जो झील है उसको ध्यान रखेंगे, जलाशय कौन सा है, कौन सा नदी कहाँ से बह रही है, कौन से राज्य से बह रही है। इसमें यह भी ध्यान रखना कि कौन सा जो विशेष पर्यटन स्थल है वो नदी के किनारे स्थित है, जैसे कि राजिम किस नदी के किनारे स्थित है, सिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, सिवरी नारायण किस नदी के किनारे स्थित है, संगम पर त्रिवेणी संगम को विशेष रूप से पढ़ेंगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अपवाह तंत्र, परियोजना, है ना, ये सारी चीज़ के अंतर्गत यही सब आ जाएगा, है ना। झरना, जलप्रपात, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, कौन कौन सा जलप्रपात। और बहुत विशेष रूप से कोई नया जलप्रपात पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई। जलप्रपात अगर पढ़ने जाओगे छत्तीसगढ़ में तो 250-300 जलप्रपात हैं। आपको मुख्य को ध्यान रखना है जितना पेपर में आया हुआ है अभी तक, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा जलप्रपात के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। अगर नया पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा, एकदम नया पूछ लिया तो, है ना, और पुराना पूछा तो सबसे बनेगा। तो याद रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागना मत। जलप्रपात के पीछे, पहाड़ और जलप्रपात 2 टॉपिक ऐसा है जो हर बार, कई बार क्या होता है कि ऐसा नया पूछता है, उसके पीछे याद करने के पीछे बहुत समय व्यतीत कर देते हैं स्टूडेंट लोग, बाकी टॉपिक का तैयारी उतना नहीं हो पाता है ना। जितना प्रीवियस पेपर में आया हुआ है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बस वही पढ़ के रखिएगा, ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है ना। तो यहाँ पर से अपवाह तंत्र, परियोजना, जलप्रपात वाला टॉपिक आपका यहाँ से कवर होगा, इसको छोड़ना नहीं है। पर्वत, कौन कौन से पर्वत कौन कौन से जिले में है, बस इतना ही याद रखना है आपको, है ना। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा, और जो विशेष पर्वत है ना, गड़िया पहाड़ कहाँ है, तो इस तरीके से कौन सा पहाड़ कहाँ स्थित है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। व्यापम ऊपर से सवाल पूछ रहा है अभी, 4-5 जो व्यापम का एग्जाम हुआ उसके हिसाब से। तो पर्वत को देख लीजिएगा। जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कौन से प्रकार की जलवायु। जलवायु में आपको ये भी देखना है कि वर्षा ऋतु की शुरुआत कब से होती है, भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है, ठीक है, शीत ऋतु की कब से कब तक होता है, इस तरीके का विशेष रूप से सवाल आता है। तापांतर से सवाल पूछा गया है, व्यापम ही पूछा है ना। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में सवाल जो है वो आपको पूछेगा। सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र से होती है, अरब सागर से होती है कि बंगाल की खाड़ी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इस तरीके का चीज़ें जो है वो कौन से मानसून से होती है, किस प्रकार से होती है, ज़्यादातर वर्षा, औसत वर्षा कितनी है भारत में होती है, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें जलवायु के अंतर्गत। जलवायु से भी बनते हैं सवाल, है ना। पर्यटन में आप मुख्य रूप से इसमें कथन करण वाला सवाल तो आएगा नहीं, है ना। प्रयोगशाला परिचारक का जो पेपर है आपका 10वीं लेवल का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में आपको पूछेगा नहीं, और व्यापम पूछ भी नहीं रहा है। तो पर्यटन में आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कौन सा पर्यटन स्थल कौन सी जगह पे स्थित है, कौन सा जिला में स्थित है, याद रखिएगा कौन सा पर्यटन स्थल कौन से जिले में स्थित है। बस आप इतना याद रख लिए तो आपका काम बन जाएगा। राजिम कौन से, अब मुख्य रूप से जो डिटेल पढ़ना है उसमें राजिम है, सिरपुर है, मल्हार है, बिलासपुर का ताला गाँव है ना, वो सब चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ लेना। बाकी जो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ना है कि कौन सा जिला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बस पढ़ना इसमें, है ना। उसके बाद अगला पार्ट देखिए आप, कृषि, वन, खनिज और मृदा। तो कृषि को अच्छे से पढ़ के जाना, कृषि प्रधान है क्योंकि छत्तीसगढ़, कृषि को विशेष रूप से पढ़ के जाना। धान का कितना 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदते थे, सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहा है अभी। कृषि में आपको मुख्य रूप से पूछेगा खरीफ की फसल कौन कौन सी है, रबी की फसल कौन कौन सी है, जायद की फसल कौन में क्या क्या शामिल है। और आपको पूछ सकता है कृषि के अंतर्गत किस फसल का उत्पादन कौन से जिला में, सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन सा है ना, कितने प्रतिशत किसान जो है वो कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। तो इस तरीके से सवाल, और कौन सा फसल जो है वो कौन से जिले में ज़्यादा होता है, चने का उत्पादन बेमेतरा में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार का चीज़ें कृषि में आपको पूछेंगी। वन के अंतर्गत देखो, इकोनॉमिक सर्वे आपके पेपर में नहीं है ना, इसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे नहीं है आपका, पीएससी पूछता है इकोनॉमिक सर्वे को, तो इसमें आपको डाटा नहीं पढ़ना है वन के बारे में। वन से आप रिलेटेड आप अभ्यारण्य वाला पार्ट पढ़िएगा, कौन सा अभ्यारण्य से सवाल व्यापम पूछ रहा है, क्योंकि अभ्यारण्य से सवाल आपको पूछ सकता है कितने अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो कौन से जिले में है, कब उसका गठन हुआ था, उसमें विशेष रूप से किस जीव को संरक्षित किया गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो वन के अंतर्गत आप पढ़ लीजिएगा, अभ्यारण्य के अंतर्गत।
खनिज में आपको कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, इसके डाटा में नहीं जाना है। आपको पढ़ना है कौन से जिले में कौन सा खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मृदा, इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से, मृदा को, ठीक है। मृदा में आपको पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, लाल पीली। स्थानीय नाम मृदा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्थानीय नाम, इसको नहीं छोड़ना है, स्थानीय नाम को पढ़ के ही जाना है। भाठा किसको बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय नाम भाठा है। मटासी किस मिट्टी का स्थानीय नाम है, ये तो स्थानीय नाम को नहीं भूलना है, इसमें किस क्षेत्र में पाई जाती है और उसमें कौन सा फसल होता है, 3 चीज़ें बस पढ़नी है। स्थानीय नाम किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा फसल होता है, खत्म। ठीक, तो ये हो गया आपका भूगोल वाला पार्ट में से, ये हो गया आपका, है ना। भूगोल के अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं जैसे साहित्य, परिवहन, दूरसंचार, इन सब टॉपिक को मिला दूं अगर मैं, और जो बच गया है जो टॉपिक, साहित्य है, परिवहन है, दूरसंचार है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन सब से आ गया तो सब मिला के एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं इसको लास्ट में लिखा हूँ अन्य में। हालांकि आता है ये भारत के भूगोल के अंतर्गत ही है, लेकिन इन सब टॉपिक को ज़्यादा नहीं, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। वो भी आप देखेंगे भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, पर्वत से ज़्यादा सवाल आ रहा है ना। आजकल अभ्यारण्य से सवाल आ रहा है, मृदा से सवाल आता है, तो इन सब टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं कंपैरेटिवली ये सब टॉपिक। तो ये सब के सब मिला के भी आप पढ़ लोगे तो एक सवाल आएगा। तो इन टॉपिक को पढ़ने के लिए आप इन टॉपिक को छोड़ोगे नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये है इस वीडियो में, ठीक है। ये मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट, कला संस्कृति, कल्चर वाला पार्ट जो है भारत छत्तीसगढ़ का, विशेष रूप से पढ़ना है भाई इसको। कल्चर जो है उसमें क्या आएगा, लोक पर्व, कौन सा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, ठीक है, उस पर्व की क्या विशेषताएं हैं, किस क्षेत्र में वो पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, किस अवसर पर वो पर्व मनाया जाता है ना, और पर्व में क्या क्या किया। तो ये सब चीज़ें पर्व में आती है। पर्व याद रखिएगा, लोकगीत है ना, लोकगीत गीत जो जैसे ददरिया गीत है ना, और अलग अलग प्रकार के गीत है, वो बांस गीत है, ददरिया गीत है, कौन सी जनजाति गाती है, किस अवसर पर गाया जाता है उस गीत को, ये याद रखना है इसमें। लोकनाट्य है ना, इसमें जैसे जोक्कड़ की भूमिका किसमें महत्वपूर्ण होती है, तो ये सब चीज़, ये लोकनाट्य किस राज्य से लिया गया है वो लोकनाट्य, ये भी याद रखिएगा। जनजाति में वही आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है ना। ये बेसिक सवाल है जो पहले आए हुए हैं, वही सब चीज़ें जनजाति से संबंधित याद रखना है। व्यंजन को आप ध्यान, व्यंजन और आभूषण और मेला, ये 3 चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। व्यापम पूछता है इसमें से, व्यंजन में से, जैसे कि चावल आटे से फरा बनाया जाता है, तो फरा व्यंजन जो है वो किस आटे से किससे बनाया जाता है, पीड़िया किससे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें व्यंजन के अंतर्गत आती है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के अंतर्गत। आभूषण में बनुरिया कौन से किस जगह पे पहना जाता है ना, और अन्य प्रकार के आभूषण हैं वो कहाँ कहाँ पे पहने जाते हैं, ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक। और मेला, कौन सा मेला किस अवसर पर लगता है, कहाँ का मेला है ना, जैसे कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर खारू नदी में मेला लगता है, तो उस प्रकार से जो है वो मेले से सवाल आते हैं। तो ये कल्चर वाला पार्ट को आप पढ़ के जाना, ये आपके सिलेबस में लिखा हो या मत लिखा हो, यहाँ से सवाल आएंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ का भूगोल मतलब पूरा, मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान मतलब उसमें सब चीज़ शामिल है। इतिहास की बात करें तो इतिहास का जो सिलेबस है आपके छत्तीसगढ़ का बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। विशेष रूप से आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के इतिहास में आधुनिक इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये आपको पढ़ना है मराठा काल से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक 1947 तक। मराठा से शुरू करना, छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन, वहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आपका प्राचीन इतिहास से अगर का सही सवाल बन गया तो बन गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आधुनिक इतिहास से। आप आधुनिक इतिहास को अच्छे से तैयार करिए पहले, और जब ये हो जाए तब आप दूसरे में जंप करना, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में पहले इसको करना अच्छे से। ये सबसे ज़्यादा सवाल, अगर यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 7 सवाल आ रहे हैं तो 4 सवाल आपके यहीं से रहेंगे, मराठा से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक पूरा कंप्लीट में। बाकी 2-3 सवाल अगर आ गया पहले से तो आ गया, सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल आते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इतनी चीज़ें आप करिएगा। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और जोड़ा है, पंचायती राज। तो पंचायती राज का तो मैं पूरा वीडियो लेक्चर डाला हुआ हूँ हमारे चैनल पे, इसका आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। छत्तीसगढ़ का पंचायती राज व्यवस्था अपडेटेड है, वो जो लेटेस्ट पैटर्न, मतलब जो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पंचायती राज में, उसके हिसाब से वो वीडियो सीरीज़ है। वो वीडियो सीरीज़ पूरा देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है वो, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा आपका। तो ये पंचायती राज पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं भारत का भूगोल। अब ये इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया। इंडियन ज्योग्राफी में भी सामान्य परिचय में क्या क्या चीज़ आएगा, छत्तीसगढ़, भारत का क्षेत्रफल क्या है, कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक।
सामान्य परिचय में और क्या चीज आएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है, कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर कौन सा है ना, सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, सबसे कम लंबाई कौन से राज्य में है। उसके बाद आपको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा से संबंधित चीज़ें पूछे, कितने राज्य से गुजरती है, ये सब चीज़ें इसमें है ना। और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले दिन होता है, बाद में गुजरात में 2 घंटा बाद होता है, क्यों। इस तरीके के सवाल जो है वो सामान्य परिचय से रिलेटेड बनते हैं। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, है ना, तो ये क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये सब चीज़ें सामान्य परिचय के अंतर्गत यहाँ से बनती हैं। एक आध सवाल यहाँ से बन सकता है, इसको पढ़ के रखिएगा। द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 2 के बारे में अच्छे से पढ़ के रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने लेयर में डिवाइडेड है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है ना, और क्या बोलते हैं सर्वाधिक पोर्ट ब्लेयर जो है वो कौन से स्तर पर स्थित है, तो ये द्वीप समूह से यहाँ से सवाल बनते हैं। प्रवाल भित्तियों वाला द्वीप किसे कहते हैं, लक्षद्वीप को बोलते हैं, तो उस तरीके के सवाल बनते हैं, है ना। राजधानी क्या है उन लोगों की, ठीक है। ये जो इंदिरा पॉइंट है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, इस प्रकार के। पिटली पक्षी अभ्यारण्य, उसका नाम बदला है अभी, सॉरी पिटली पक्षी अभ्यारण्य बोल रहा हूँ। माउंट हैरियाट व हैवलॉक राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर, उसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। अब वो नाम बदला है इसलिए उसको पूछ सकता है, तो उस तरीके के सवाल यहाँ द्वीप से बनेंगे। कछुओं के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किसे कहा जाता है, चांदीपुर द्वीप कहाँ स्थित है ना, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र के किस झील के किनारे हैं। इस प्रकार के सवाल यहीं से बनते हैं, वो द्वीप वाले चैप्टर के अंतर्गत शामिल होता है। अगला है भारत के पर्वत और पठार, तो ये पर्वत और पठार में वही आएगा आपका, नीलगिरी का पर्वत किस राज्य में स्थित है, पालनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, इलामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बारदा पहाड़ी कहाँ स्थित है। ये सब चीज़ें हैं वो जो भारत के पर्वत और पठार से संबंधित यहाँ पर आएगी। मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है, इस प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं, है ना। यहाँ से भारत के पर्वत और पठार से अरावली पर्वत को विशेष रूप से पढ़ना। अरावली पर्वत को कौन सी नदी बाएं से दाएं की ओर काटती है, अरावली पर्वत का विस्तार कितना है, उसके सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो भारत के पर्वत और पठार से पढ़िएगा आप लोग, वहाँ से आपको सवाल बनेंगे, है ना, ठीक है। शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये सब चीज़ें इससे बनती हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमालय पर्वत। यहाँ से हिमालय पर्वत से अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारा चीज़। हिमालय पर्वत के दर्रे विशेष रूप से, कौन से दर्रे किसको किसको जोड़ते हैं, है ना। हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। उसके कितने लेयर होते हैं, ठीक है। महान हिमालय किसको बोलते हैं, नाम जो जैसे महान हिमालय उसी का नाम वृहद हिमालय है, उसी का नाम हिमाद्री है, ठीक है। तो उसके अलग अलग नाम हैं, तो वो हिमालय नाम, उसका विस्तार किस तरीके से फैला हुआ है, वहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल मौजूद है। तो महान हिमालय में तो कोई पर्यटन स्थल, मुख्य रूप से पर्यटन स्थल मध्य हिमालय के अंतर्गत आएगा, क्या बोलते हैं ना, तो नीचे वाले हिमालय के अंतर्गत। तो उसके बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय बोलते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, दर्रों से रिलेटेड चीज़ें, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है ना, वो सब चीज़ बिल्कुल विशेष रूप से आप पढ़िएगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय पर्वत से सारा चीज़ पढ़ना है ना। हिमालय पर्वत से सवाल बनते हैं। अपवाह तंत्र, वही जैसा जो भी अपवाह तंत्र है, उत्तर में गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र, इन सब से रिलेटेड पूछी पढ़िएगा। बहुत छोटी छोटी नदियों को, सहायक नदियों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेजर चीज़ों को पढ़िएगा। मुख्य रूप से जो बड़े बड़े अपवाह तंत्र हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, कृष्णा नदी अपवाह तंत्र, कावेरी नदी अपवाह तंत्र, है ना, नर्मदा और इधर ताप्ती नदी। तो इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे, आपका काम बन जाएगा इसमें से। जलवायु की अगर बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है, भारत की मानसून पूर्व प्रस्फोट किसे कहते हैं, है ना, और चेरी ब्लॉसम किसे कहा जाता है, कॉफ़ी वर्षा किसे कहते हैं, तो ये कहाँ होती है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें पढ़िएगा इसमें, जलवायु में, जलवायु से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये जलवायु वाला पार्ट हो गया। भूगर्भिक चट्टान, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, आर्कियन सेल समूह। तो इस तरीके के आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कड़प्पा सेल समूह, विंध्यन सेल समूह, अलग अलग प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और कौन सा खनिज मिलता है, बस 2 ही चीज़ पढ़ना है इसमें। मृदा, किस मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है, उस मिट्टी में कौन सा क्या क्या पाया जाता है, कौन सी प्रकार की फसल होती है, जैसे कि यहाँ बताया मैं, उसी तरीके के 2-3 चीज़ें यहाँ पढ़नी है बस। किस क्षेत्र में विस्तार है उसका, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, और कौन सा फसल होता है उसमें। खनिज संसाधन में केवल उतना पढ़ना कि जो जैसे कि चांदी कहाँ पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, महत्वपूर्ण खनिज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। एक आध सवाल आएगा तो आएगा, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। एक आध सवाल आएगा कौन सा खनिज कहाँ है, बस उतना ही पूछेगा। जनगणना जो है सबसे लास्ट में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल बन तो रहे हैं, लेकिन अभी नया जनगणना का आंकड़ा जो है वो आया नहीं है, जनगणना चालू नहीं हुआ है अभी। तो पुराना जनगणना को सवाल बनने का चांसेस जो है वो
पहले जैसे बनता था वैसा नहीं बनेगा, कम बनेगा, बनेगा भी तो एक आध सवाल बन गया तो बन गया। तो महत्वपूर्ण डाटा को बस याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जनगणना में केवल पहला पहला याद रखेगा। जनगणना में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कौन से राज्य की है, सबसे कम साक्षर जनसंख्या कौन से राज्य की है, एक एक ठो याद रखना है बस। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, 2-3 ठो याद नहीं रखना है, किताब में जो भी पढ़ोगे 2-3 ठो दिया रहेगा। केवल एक एक पहला पहला बस याद रख लेना, उसके ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा व्यापम। साक्षरता प्रतिशत कहाँ है सबसे ज़्यादा, है ना, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, सबसे कम कौन से अनुपात, सबसे ज़्यादा सबसे कम, बस वही याद रखना है बस। ठीक, तो ये हो गया आपका भारत का भूगोल। इसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है भारत का सामान्य अध्ययन, उसमें से आपका अगर 40 नंबर का सवाल आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि लगभग आपका 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो सीजी ज्योग्राफी से रहने के ज़्यादा चांसेस है। सीजी से ज़्यादा सवाल आएगा, छत्तीसगढ़ का पेपर है ना। और लगभग 12 सवाल आपका इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। ये अनुमान है ना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि 20 सवाल सीजी ज्योग्राफी से, ज़्यादा सवाल सीजी ज्योग्राफी के रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के सवाल इसकी तुलना में कम आएंगे। और जो बच गया, कितना बच गया, 32 तो हो गया, 8 सवाल लगभग करंट अफेयर से रहेंगे, 8 से 9 सवाल रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो हम लोग करंट अफेयर्स के भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मैं करंट अफेयर्स में ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि केवल यही चाहेगा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको कि इनसे सवाल बनेंगे। इसके अलावा भी चीज़ों को पढ़ना है आपको। लास्ट 4 महीने के, 4 से 6 महीने के आप इधर से चालू करते जाइएगा। मतलब अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, तो दिसंबर के करंट अफेयर्स को सबसे पहले पढ़ना है आपको। और पेपर के 15 दिन पहले तक के करंट अफेयर को पढ़ना है। 15 दिन, जैसे कि आपका मान लो जाए 1 जनवरी को पेपर है, मान लो जाए, तो आपको 10 से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर पढ़ने हैं बस। या मान के चलिए आप 5 से 10 दिसंबर तक कभी करंट अफेयर पढ़ते हैं, 10 दिसंबर तक कभी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो पर्याप्त है, अगर 1 जनवरी को आपका पेपर है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि करंट अफेयर जो है वो आपका पिछले 4, तो इधर से चालू करना, दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, जितने पास के करंट अफेयर्स हैं उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इधर से पीछे जाना, ठीक। और ज़्यादा पुराना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे सफिशिएंट है आपके लिए। भारत के करंट अफेयर में ये टॉपिक को मत छोड़िएगा, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन इन टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनेंगे। G20 सम्मेलन भारत में इस साल हुआ है, इसकी मेज़बानी भारत ने की है, तो G20 से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ना है आपको कि G20 में एक नया देश शामिल हुआ है, वो देश कौन सा है। यहाँ पर भारत में जो G20 का बैठक हुआ वो कहाँ पर हुआ है ना, विशेष रूप से जो दिल्ली में जो बैठक हुआ भारत मंडपम में, वो वाला पढ़ना है आपको, है ना। और G20 से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पढ़िएगा। G20 का बैठक छत्तीसगढ़ में कब हुआ, किस माह में हुआ, और उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो सारा पढ़ के रखना। G20 से रिलेटेड, G20 से सवाल बिल्कुल बनेगा और पेपर में सवाल बन भी रहे हैं व्यापम के, यहाँ से सवाल नहीं छोड़ना है। इसरो का जो भी लॉन्चिंग सैटेलाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ है, उससे रिलेटेड सब चीज़ पढ़ लेना, है ना। और भी जो मिशन यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन चंद्रयान 2 को सारा चीज़ पढ़ लेना। लैंडर का क्या नाम है, रोवर का क्या नाम है, किस दिन उसको भेजा गया, कब उतरा, वो सब पढ़ लेना इसमें। विश्व कप 2023 इस साल संपन्न हुआ है। विश्व कप 2023 में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच का कौन रहा है, फाइनल मैच कहाँ हुआ है, कौन जीता है, फर्स्ट रनर अप कौन रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, ये सारी चीज़ें जो है विश्व कप 2023 से संबंधित आप पढ़ के रखिएगा, बिल्कुल आ सकता है पेपर में। अगले बार कौन इसकी मेज़बानी करने वाला है, कहाँ हो रहा है, ये सब भी देखिएगा। अभी उत्तराखंड टनल का जो ये है, उत्तराखंड में टनल में जो 41 वर्कर फंसे थे, उस टनल के बारे में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। उसमें ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, किस राज्य में है वो टनल, कहाँ पर है, कौन से गांव में है, वो सब पढ़ के रखना। टनल से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, उसी टनल से रिलेटेड, है ना, क्योंकि अभी हाईलाइटेड है वो। पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार को बिल्कुल पढ़ के रखना। नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है और बुकर पुरस्कार किसको मिला है, मैन बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार तो किसको मिला है, ये 2 प्रकार के पुरस्कार आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। और कुछ नई नियुक्तियाँ जो जैसे भारत में अभी नौसेना की नियुक्ति हुई है, नौसेना उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो वो अभी वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के अध्यक्ष किस क्रम के हैं, वायुसेना के अध्यक्ष कौन से क्रम के हैं, थल सेना के अध्यक्ष कौन से क्रम के हैं, ये सब चीज़ें इसमें नई नियुक्तियों में। और कुछ नई नियुक्तियां और हुई होगी तो उसको भी देखना है आपको भारत के करंट अफेयर्स में। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की बात करें तो विधानसभा 2023 विधानसभा चुनाव जो अभी वर्तमान में संपन्न हुआ है, इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में देखिएगा कि उसमें विधानसभा चुनाव में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, फैक्ट हैं, वो मैंने एक वीडियो में कवर किया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, उसको मैं कवर करवाऊंगा। यहाँ पर से प्रशासन भी लिखा था क्या, इधर प्रशासन लिखा है यहाँ पर, तो प्रशासन में यही चीज़ें डालने हैं आपको, विधानसभा चुनाव 2023 का जो बात है। और जो अभी विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उपाध्यक्ष बनेंगे, प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, वो सब का निर्वाचन अभी नहीं हुआ है।
तो वो सब होगा, वो आपको बिल्कुल विशेष रूप से पढ़ना है, आपको उसको उनको छोड़ना नहीं है। तो सारे जो नए निर्वाचन होंगे, नई नियुक्तियां होंगी, कितने महिला विधायक हैं वो सब पढ़ना है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, वो सब चीज़ें जो है वो विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आएंगी। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उतना भी पढ़ेंगे तो चलेगा। और नई नियुक्तियां होंगी उसको बस ऐड करना है। तो ये प्रशासन में यही चीज़ आ जाएगा। पुरस्कार देखो, व्यापम अभी जो भी पिछली 3-4 पेपर हुआ, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का, चाहे सहकारिता भर्ती का, इसमें पूछ रहा है व्यापम कि मत्स्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, बिलासाबाई केवटिन सम्मान, और अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं, सामाजिक कार्य के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए राज्य अलंकरण सम्मान दिए जाते हैं, जो 1 नवंबर को दिया जाता है राज्योत्सव के दिन। तो यहाँ पर राज्योत्सव के समय दिया जाता है, राज्य स्थापना दिवस के दिन। उन किस क्षेत्र में दिया जाता है, वहाँ से सवाल बन रहे हैं, उसको देखिएगा। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। अभी मातृवंदन योजना जो बीजेपी ने चलाया है ना, तो ये जो योजना है, वो योजना में कितने हजार रुपए देने का प्रावधान है, ये योजना को पढ़ के रखना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। योजना में क्या क्या प्रावधान है उसको देख लेना एक बार। धान खरीदी कितने लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, 15 क्विंटल प्रति एकड़ से लेके उसको 20 क्विंटल कर दिया गया है। धान का बोनस कितना है, कितने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, वो सब चीज़ देख के रखना है, यहाँ से सवाल बनते हैं। मिलेट मिशन, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन से सवाल बनेंगे, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना। मिलेट मिशन कोई केंद्र सरकार की भी योजना है ये मिलेट मिशन। किस किस कोदो, कुटकी और रागी पे समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो वो देखना कितना समर्थन मूल्य है उसका। और घोषणा पत्र एक बार देख के चले जाना, बीजेपी का घोषणा पत्र, क्योंकि सरकार बदल गई है तो बीजेपी कोई योजना तो अभी चलाई नहीं है। तो ये बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, एक नज़र मार के चले जाना बस, है ना, कि उसमें से अगर कुछ बने तो आपसे सवाल बन जाए। तो इतनी चीज़ें आप करंट अफेयर्स में करके रखिएगा। इसके अलावा भी चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन इन चीज़ों से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो मैंने ये कवर किया है आपको, इतना देखिएगा। और एक चीज़ें हैं जो अभी हाईलाइटेड है कि अभी जो व्यापम का जो अध्यक्ष है वो बदल गए हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके एग्जाम पे। तो देखिए, उसका आप छोटे छोटे चीज़ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जो एग्ज़ाम जिस टाइम पे होना है उस टाइम पे होगा, आपका एग्ज़ाम जब होना है तब होगा। अभी आचार संहिता खत्म हो गया है, कभी भी उसका डेट आ सकता है। अप्रॉक्स मैंने बताया कि जनवरी में आपका पेपर होगा, संभावना है ऐसी, है ना। बाकी आपको एग्जैक्ट कोई भी कमिट नहीं कर सकता इस बात को कि कब पेपर होगा, किसी को जानकारी नहीं है, सब संभावना ही जता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचो। व्यापम का अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष बदलते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपको तैयारी हमें करते रहना है, आपको एक जगह ध्यान केंद्रित करके रखना है इन चीज़ों से। अभी क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में कोई भी एक चीज़ डाल दिया, उसके बाद सब लोग वहाँ पर कमेंट करते रहते हैं, उसमें पूरे एस्पिरेंट जो तैयारी करने वाले रहते हैं उनका ध्यान जो रहता है उसमें भटकते रहता है। और जो लोग डाले रहते हैं उनका दूसरा कोई काम रहता नहीं है, उसीलिए वो लोग वही करते रहते हैं। तो ज़्यादा उससे ध्यान भटकाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सफल वही होगा जो एकाग्र होगा, जिसका ध्यान एक साइड रहेगा। तो आप केवल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो अपने काम की चीज़ों को देखिए, यूट्यूब में अपने काम की चीज़ों को देखिए, उसके अलावा कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अध्यक्ष बदल जाए चाहे कोई भी बदल जाए, जब पेपर होना है तब होगा, ठीक। तो उस पर ज़्यादा ध्यान हटाने का, भटकाने का ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपकी तैयारी थोड़ी बूस्टअप होगी, थोड़ी एनर्जी मिलेगी आपको, मेरा यही प्रयास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताने कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।